गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा लास्ट हमारा हेनरी लॉ, उसकी एप्लीकेशंस और इन मोल टर्म्स में हमने हेनरी लॉ को पढ़ लिया था, जो हमारा सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में था। ठीक है, अब हमारा आता है क्या, सोलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। सोलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड यानी कि जो हमारा अमाउंट ऑफ सोल्यूट रहेगा वो भी लिक्विड रहेगा, और जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो भी क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। देखो इसको अगर डिफाइन करोगे तो आप कैसे कहोगे कि सोलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, तो इसमें आता है क्या कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो हमारा क्या है, लिक्विड dissolved in 100 ml of solution। ठीक है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन की 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितना हमारा अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो एक लिक्विड है वो डिजोल्व होता है, वो उसकी क्या कहलाएगी, सोल्यूबिलिटी कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, उसकी सोल्यूबिलिटी कहलाएगी। ठीक है बेटा, यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से जो सोलिबिलिटी होगी उस पर फैक्टर अफेक्टिंग देखने हैं। फैक्टर अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर इस सोलिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला फैक्टर आता है वो आता है नेचर ऑफ सोल्यूट। नेचर ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है हमारा, लिक्विड, तो नेचर ऑफ लिक्विड या नेचर ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो ये क्या फैक्टर अफेक्ट करता है, देखो इसमें ये क्या कहता है भाई, इसमें ये कहता है कि जितनी ज्यादा क्या, ग्रेटर द इंट्रैक्शन बिटवीन मोलिक्यूल्स, ग्रेटर द इंट्रैक्शन बिटवीन मोलिक्यूल्स, लेसर विल बी वेपर प्रेशर। बेटा यहाँ से एक टर्म आती है वेपर प्रेशर। ठीक है, एक टर्म आती है वेपर प्रेशर। वो क्या होता है, एक प्रेशर होता है एग्जेक्टेड बाय द वेपर्स। जो कौन एग्जेक्ट करते हैं, वेपर्स एग्जेक्ट करते हैं। मान लीजिए सॉल्यूशन हो गया अपना, लिक्विड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ इसके क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे। ठीक है, जो वेपर्स क्या करेंगे, प्रेशर एग्जेक्ट करेंगे। ठीक है, जो प्रेशर वेपर्स एग्जेक्ट करेंगे कब, एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, किस पे, इक्विलिब्रियम पे। वो प्रेशर क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर। यानी कि जो वेपर होंगे वो क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे किस पे, किसी भी सॉल्यूशन पे, कब, एट इक्विलिब्रियम पे। वो क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर कहलाएगा। तो इसका फैक्टर अफेक्टिंग में जो पहला आता है वो हमारा नेचर ऑफ सोल्यूट आता है। और नेचर ऑफ सोल्यूट में क्या कह रहा है कि ग्रेटर द इंट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अगर लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, और इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होगी, इंट्रैक्शन ज्यादा होगी। ठीक है, जितनी ज्यादा इंट्रैक्शन होगी तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे भाई, इजिली ब्रेक डाउन नहीं होंगे, इजिली टूटेंगे नहीं, तो उनके वेपर्स नहीं बनेंगे, और वेपर्स नहीं बनेंगे तो उनका वेपर प्रेशर जो रहेगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, तो पहला फैक्टर यही आता है, नेचर ऑफ सोल्यूट, जिसमें आपका लिक्विड है। अगर कहता है कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स के अंदर इंट्रैक्शन जितनी ज्यादा रहेगी, जितनी इंट्रैक्शन इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स की रहेगी, ये इजिली ब्रेक डाउन नहीं होंगे तो क्या नहीं होगा, जल्दी वेपर्स नहीं बनेंगे, तो इनका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फर्स्ट फैक्टर हो गया आपका नेचर ऑफ सोल्यूट। दूसरा फैक्टर आता है आपका, वो आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या कहता है कि जितना ज्यादा आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ठीक है, जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। भाई किसी भी सॉल्यूशन को जितना ज्यादा आप हीट दोगे, जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे, उसके वेपर्स उतने ही ज्यादा बनेंगे, और जितने ज्यादा वेपर्स बनेंगे वो उतना ही ज्यादा प्रेशर एग्जेक्ट करेंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो वेपर प्रेशर भी आपका इंक्रीज होगा। तीसरा जो फैक्टर आता है वो आता है सरफेस
एरिया, वो आता है सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया में क्या कहता है, सरफेस एरिया में कहता है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा वेपर्स बनेंगे और उतना ही ज़्यादा वेपोराइजेशन होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ही ज़्यादा क्या बनेंगे, वेपर बनेंगे, और उतना ही ज़्यादा वेपोराइजेशन भी होगा और वेपर प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा। एक भाई स्मॉल एरिया में कोई चीज़ है, लिक्विड है, तो इसके वेपर्स कम बनेंगे। एक लार्ज एरिया में कोई अमाउंट में कोई सोल्यूट रहेगा, आपके पास लिक्विड रहेगा, उसके वेपर्स ज़्यादा बनेंगे। तो जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर, कब, जब जितना ज़्यादा उसका क्या रहेगा, सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया जितना ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर भी उसका हाई रहेगा, ठीक है। तो ये तीन मेन फैक्टर थे किसके, सोल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड के, ठीक है, सोल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड के, ठीक है। अब आता है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो आता है हमारा राउट्स लॉ, ठीक है, वो हमारा आता है राउट्स लॉ। इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा राउट्स लॉ का, ठीक है। तो राउट्स लॉ क्या कहता है भाई, राउट्स लॉ कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, ये हम पढ़ रहे हैं किसके लिए, वोलेटाइल सोल्यूट के लिए, ठीक है। राउट्स लॉ हम पढ़ रहे हैं किसके लिए, वोलेटाइल सोल्यूट। और वोलेटाइल क्या होता है भाई, जिसके वेपर्स क्या हो जाए, इजीली बन जाए, जिसके इजीली क्या बन जाए, वेपर्स बन जाए, ठीक है, उसे हम कहते हैं वोलेटाइल। जिसके वोलेटाइल मतलब वो वेपर्स की फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो क्या कहता है राउट्स लॉ, राउट्स लॉ कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू द, ठीक है, किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, उसी मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन ए प्योर स्टेट, उसी वेपर प्रेशर, उसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर लेकिन किस स्टेट में, प्योर स्टेट में, वो क्या कहलाएगा, राउट्स लॉ कहलाएगा। तो देखो इसको डिफाइन करोगे तो क्या कहोगे, राउट्स लॉ स्टेट दैट वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन, किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट किसी भी सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, इज द इक्वल टू द, किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। देखो इसको एक्सप्लेन कर देंगे तो हम पढ़ेंगे राउट्स लॉ को वोलेटाइल के लिए। तो देखो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, देखो राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूँ कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, आपके पास दो कंपोनेंट मान लीजिए पी ए और पी बी, तो कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट वो किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एक्स ए के, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। तो वेपर प्रेशर हो गया उसी कंपोनेंट का किसमें, प्योर स्टेट के अंदर हो गया, ठीक है। इसी की तरह दूसरा कंपोनेंट है हमारा पीबी, तो इसका भी क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। तो एक्स बी इंटू में पी नॉट बी, ये हमारा किसकी टर्म में है, राउट्स लॉ है, ये है हमारा वोलेटाइल टर्म्स में। तो देखो यहाँ से हमारा जो पी सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो सोल्यूट प्लस सोलवेंट के बराबर होगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट प्लस प्रेशर ऑफ सोलवेंट इसके बराबर हो जाएगा। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, जो पी सॉल्यूशन हो जाएगा, तो पी सोल्यूट का दे रखा है हमारा एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी। देखो आपने पिछले टर्म में पढ़ा होगा मोल फ्रैक्शन में कि जो हमारा एक्स ए प्लस एक्स बी होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, एक्स ए की जगह क्या पुट कर देंगे हम, 1 माइनस एक्स बी। तो जो पी सॉल्यूशन हो जाएगा वो हमारा एक्स ए की जगह क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी, और फिर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी, एक्स बी पी नॉट बी।
यहाँ से देखो हमारा जो पी सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, पी नोट ए को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, पी नोट ए माइनस पी नोट ए एक्स बी प्लस एक्स बी पी नोट बी। यहाँ से क्या करना है, पी नोट ए, ठीक है, पी नोट ए माइनस एक्स बी कॉमन ले लिया, क्या बचेगा अंदर, पी नोट ए माइनस पी नोट बी। ये हमारा आ जाएगा राउट्स लॉ, आ जाएगा हमारा किसके लिए, वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। तो देखो बेटा राउट्स लॉ को अगर ओबे करता है तो उसमें ये कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट उसके मोल फ्रैक्शन के और उसके वेपर प्रेशर किस स्टेट में, प्योर स्टेट में, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो हमने दो कंपोनेंट मान लिए, एक सोल्यूट हो गया, एक हमारा सोलवेंट हो गया। तो जो पी सॉल्यूशन आएगा हमारा पी सोल्यूट प्लस में पी सोलवेंट, प्रेशर ऑफ सोल्यूट प्रेशर ऑफ सोलवेंट, तो दोनों को सम कर देंगे तो सोल्यूट और सोलवेंट वालों को यहाँ से उठा लेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एक्स ए पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी। तो यहाँ से हमारा एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है, 1 होता है। तो एक्स ए की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस एक्स बी। तो एक्स ए की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 1 माइनस में एक्स बी। तो ये हमारा 1 माइनस में एक्स बी पी नोट ए हो गया प्लस एक्स बी पी नोट बी। तो फिर हमने क्या कर दिया, पी नोट ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, पी नोट ए माइनस में पी नोट ए एक्स बी प्लस एक्स बी पी नोट ए। यहाँ से हमारा पी नोट ए हो गया, माइनस एक्स बी बाहर ले लिया तो क्या बचा, पी नोट ए माइनस में पी नोट बी। ये हमारा आ जाता है राउट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, मेन इसमें क्या आता है बेटा, इसका ग्राफ प्लॉटेड आता है। ठीक है, इसका ग्राफ, जो ग्राफ होगा ना उसको थोड़ा ध्यान से बनाना है आपको। देखो कैसे ग्राफ बनेगा, देखो ग्राफ कैसे बनेगा, ये बनेगा भाई आपका किस किस के बीच में, मोल फ्रैक्शन के बीच में। ये आपका हो जाएगा इधर मोल फ्रैक्शन और इधर हो जाएगा भाई आपका वेपर प्रेशर। ठीक है, मोल फ्रैक्शन में हमारा एक्स ए कितना था, 1 था, एक एक्स बी हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स ए हमारा 0 और एक्स बी हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पी नोट ए और यहाँ पे हो जाएगा पी नोट बी। क्लियर, सबसे पहले हम इनको मिला देते हैं भाई, जैसे इसका ग्राफ होता है। तो देखो यहाँ से क्या है, एक्स ए की वैल्यू 1 है तो किसकी वैल्यू निकलेगी, यहाँ से पी बी की वैल्यू निकलेगी और पी बी की वैल्यू होती है एक्स बी पी नोट बी। और यहाँ से क्या है, एक्स ए 0 है तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, पी ए की वैल्यू निकल जाएगी जो होती है एक्स ए पी नोट ए। और ऊपर क्या हो गया, पी सॉल्यूशन हो गया, ये हो जाएगा पी ए प्लस में पी बी। ये वाली जो कर्व है, ये वाली, ये वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट देती है। ये जो कर्व है ये वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट देती है। ये वाली जो कर्व है ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देती है। तो ये ग्राफ हो जाता है बेटा हमारा राउट्स लॉ के लिए, जिसमें हम वोलेटाइल सॉल्यूट की बात करते हैं। यहाँ से एक चीज और याद रखनी है, क्या कि जो वेपर प्रेशर होता है हमारा, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, कैसा, प्योर वाटर, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस या 1.013 बार होता है या 760 mmHg। ये क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है किसका, प्योर वाटर का। ठीक है, ये हमारा आता है राउट्स लॉ कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, होप सो बेटा इतना समझ में आया होगा। कल हम डिस्कस करेंगे राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।